सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीसैट के पेपर के बारे में। जो भी लोग सीसैट के पेपर से डर रहे या अगर आपको कोई भी सीसैट के बारे में डाउट होगा या कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको सीसैट के बारे में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी मैं देता हूँ। और ये मैं इसलिए देता हूँ कि मैंने मेरे जितने भी प्रीलिम्स दिए, मैंने 7 प्रीलिम्स में ऑल द टाइम मैंने सीसैट क्लियर किया है। हर बार मेरा सीसैट क्लियर हुआ था। और जैसे कि अभी आपने देखा होगा रिसेंट ट्रेंड कि सीसैट का पेपर डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। बहुत से लोगों को उसमें प्रॉब्लम आती है। हम और कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते उसमें, पर डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सब जो भी डाउट्स होंगे वो आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिगार्डिंग टू स्ट्रैटेजी ऑफ सीसैट। प्रिपेयर तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको अब बता दूंगा कि कैसे करना है, कहाँ से करना है। प्रिपेयर आपको अपने आप खुद से करना होगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। उसमें कोई आपको एक ऐसे कोई रेडीमेड उसमें नहीं मिलेगा, आपको उसमें एफर्ट्स लेने ही पड़ेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि तो फर्स्ट है हाउ आई क्लियर सीसेट इन ऑल माई 7 अटेम्प्ट्स। ओके, तो मेन वही है स्ट्रैटेजी, माइंडसेट एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी मेरा मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है। पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो मैटर नहीं करता। आपका कोई भी ग्रेजुएशन हो वो मैटर नहीं करेगा। आपको मैटर करेगा वो रहेगा आपकी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को आपको डेवलप करना है बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। माइंडसेट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ डिस्क्लेमर्स जो हर एस्पिरेंट्स को मालूम होने चाहिए। जो भी अभी प्रीलिम्स देने वाला है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें मैं आपको रिगार्डिंग सीसेट पेपर बताना चाहूँगा। फर्स्ट इज डोंट फियर सीसेट। ओके, कोई भी ज़्यादा डरने की इससे ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि अभी टफ आ रहे हैं पेपर, पर इतने भी टफ नहीं है कि हम उसमें फेल हो जाए या उससे हमारा प्रीलिम्स रुक जाए। बहुत से बच्चों को ये परेशानी आती है। मैंने मेरे पास से दो देखा है लोगों को, उनका रैंक भी आ चुका है फिर भी कभी कभी सी सेट रह जाता है। 2-3 बार जीएस का पेपर कंफर्टेबली क्लियर करके भी ऐसे बहुत से मैंने देखे कि उनका सी सेट की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, तो लाइटली नहीं लेना है सी सेट को, लेकिन डरना भी नहीं। तो इसका आपको डिफरेंस ये यहाँ पे याद रखो कि डोंट फियर सी सेट। ओके, नेक्स्ट इज जो भी हमारा बेसिक फंडा है इस एग्ज़ाम के लिए, जो भी बेसिक रूल है कि लेस रिसोर्सेज मोर प्रैक्टिस मस्ट इन सीसेट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप जितने भी वीडियोस है, अभी आपने बहुत से वीडियोस है सीसेट के, हर बहुत से टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, इंस्टीट्यूट्स हो, उनके क्लासेस है, फ्री यूट्यूब पे लेक्चर है, सब जगह टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। नोट्स भी मिलेंगे, बुक्स भी मिलेंगे, हर तरह के रिसोर्सेज है। इंटरनेट पे बहुत सी वेबसाइट्स है जो प्रैक्टिस भी करवाती है। हर तरह के आपको रिसोर्स मिलेंगे, लेकिन इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। लेस रिसोर्सेज मतलब क्या? कोई भी एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर करने के लिए आप कहाँ कहीं से भी कर लो। कहीं से भी वो एक कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ लो, उसके बाद गेम सिर्फ प्रैक्टिस का है। अगर एवरेज का कोई है कॉन्सेप्ट, अगर एवरेज है तो वो हर कोई टीचर सेम ही चीज़ आपको पढ़ाने वाला है। तो आपको 10 जगह जाके एवरेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं। किसी ने, क्योंकि एडवर्टाइजिंग की स्ट्रैटेजी है, किसी ने बताया हमारे स्टूडेंट्स ये हो गए, आईआईटीएन क्लास ले रहा है, आईएम जहाँ से उन्होंने किया है वो क्लास ले रहे, कोई भी आपको कैसा भी बेचेंगे, आपको उस ट्रैप में नहीं जाना है। अगर एवरेज कहीं से पढ़ा है तो बस एवरेज के क्वेश्चंस करो, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करने पे ध्यान दो। ठीक है, लेस रिसोर्सेज मोर प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस ओवर ग्रेजुएशन स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है? irrespective of your graduation stream, you have to be confident regarding CSAT and for all the stages of the exam. बट ग्रेजुएशन स्ट्रीम की वजह से डरना नहीं। मेरा आर्ट्स का बैकग्राउंड है या मुझे कुछ सीसेट आता ही नहीं, मैंने मैथ्स तो 10th के बाद किया ही नहीं, कुछ भी होगा उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। आईआईटी के बच्चे भी फेल होते, नॉर्मल बच्चे भी
सीसेट क्लियर करते हैं, इतना बड़ा हुआ नहीं है, आपको शांत रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है भाई, 66 मार्क्स चाहिए, ला लूँगा, लेके आऊँगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है। नेक्स्ट इज नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इसका मतलब क्या, मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। स्ट्रेंथ आपको देखनी है कि आपकी कौन से एरिया में है। तीन आपको पता है सब्जेक्ट्स रहेंगे मेनली, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, कॉम्प्रहेंशन रहेगा और रीजनिंग रहेगा। इसमें आपको देखना है कि इसमें से आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। ठीक है, इसमें से देखना है वीक एरिया कौन सा है। और ये देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर वीक एरिया है तो सिर्फ वीक एरिया के 10 लेक्चर्स देख लिए, 10 टीचर्स के लेक्चर्स देख लिए और बस वीक एरिया को ही करते जा रहे और एग्जाम में गए वीक एरिया में ही सबसे कम मार्क्स आ गए। ये नहीं करना है, बैलेंस आपको जरूरी है। स्ट्रेंथ मतलब क्या, अगर आपकी कोई भी इसमें से कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है, क्वांट में भी कुछ आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है, तो उस पर कैपिटलाइज करना है। मतलब आपको उस पर कम एफर्ट्स में ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको उस पर कैपिटलाइज करना है। और वीक एरिया में ऐसा नहीं है कि वीक एरिया को छोड़ ही देना है, नहीं, उसमें भी बैलेंस जरूरी है। अगर आपको डर लग रहा है रीजनिंग से तो मैं रीजनिंग करूंगा ही नहीं, इन दोनों में या इस एक क्वांट से ही क्लियर कर लूंगा, नहीं। ये भी हमें पता नहीं कि क्वांट का पेपर कब कैसा आ जाएगा, कॉम्प्रहेंशन कब कैसे आ जाएंगे, ये भी नहीं करना है। बैलेंस भी जरूरी है, पर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंगली आपको गेम खेलना है। अगर कोई फ्रेंड का क्वांट स्ट्रांग है, वो अगर क्वांट से एग्जाम क्लियर कर रहा है, तो उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका वीक होगा तो भी आप दोनों में से कहीं से तो लेके आ सकते हैं। एट द एंड क्या करना है, हमें सिर्फ 66 प्लस 66.66 प्लस आपको मार्क्स लाने हैं। ये आपको कोई नहीं पूछेगा ना कि आपने क्वांट से लाए या कॉम्प्रिहेंशन से लाए, उसमें तो कोई नहीं है। ठीक है, तो ये देख के उसमें से बैलेंस आपको फाइंड आउट करना है और फिर उसके आगे फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओ कि अगर स्ट्रॉन्ग एरिया है, कम टाइम में उसकी प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में भी वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वीक एरिया को निग्लेक्ट नहीं करना है, वीक एरिया को भी टाइम देना है, पर ऐसा नहीं कि बस करते ही जा रहे वीक एरिया में और उसका एक ही या दो ही क्वेश्चन आने वाला है, ये भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम एलोकेशन बेस्ड ऑन कंफर्ट। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। आपको सीसेट को एज पर योर कंफर्ट विथ सीसेट टाइम एलोकेट करना है। मतलब अगर आपको डर लग रहा है सीसेट के बारे में कि बहुत ही, अगर अभी से आपको डर लग रहा है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो या आपका एक दो बार सीसेट नहीं हुआ है, तो आपको अभी चालू करना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये अच्छा टाइम है, ये रिलैक्स टाइम है। अभी प्रीलिम्स का जो हम एक कह सकते हैं वॉर मोड ऑन नहीं हुआ है, अभी थोड़ा पीस टाइम है। इन 2 महीने में जितने भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक इंस्टीट्यूट या कोई भी एक टीचर के लेक्चर्स में से सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। ठीक है, जो भी थियरी होगी कैसे सॉल्व करना है, वो एक बार आप क्लियर कर लो। उसके बाद जैन से तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, तो अगर आपका कंफर्ट ऐसा है कि आपको डर लगता है, अभी से चालू कर दो, थोड़ा ज़्यादा टाइम। पर ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 घंटे सीसेट ही कर रहे, अभी से चालू कर दिया तो 6-6 महीने सीसेट, रोज 3 घंटा, ये भी नहीं करना है। देख लो, जितना रिक्वायर्ड हो गया, थोड़े दिन ब्रेक ले सकते, बाद में फिर रिवाइज कर सकते। अगर कोई कॉन्फिडेंट है, उनको लगता है कि हाँ आराम से हो जाएगा, फिफ्थ से भी चालू कर सकते हो। 1 महीने के अंदर कॉन्सेप्ट सीख लिए, आगे 2-3 महीने प्रैक्टिस करने। जिन्होंने एक दो बार निकाल लिया होगा, वो तो फिर आपको पता ही है आपको कब चालू करना है, कैसे है। तो ये कुछ डिस्क्लेमर्स है सीसेट के बारे में, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि 3 पिलर्स ऑफ सीसेट सक्सेस क्या क्या है। जो सब्जेक्ट है हमारे, कॉम्प्रहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अभी कॉम्प्रहेंशन में आपने देखा होगा, जो भी इन्फरेंस है, क्रिटिकल जो मीनिंग, वो सब चीज़ें आ रही। पर मैं एक बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैंने तो सीसेट के लिए कभी कुछ कोचिंग ली नहीं। ठीक है, फिर भी मैंने हर बार सीसेट कंफर्टेबली निकाला है। स्टार्टिंग में मतलब 2019-20 के टाइम थोड़ा मॉडरेट लेवल ही था सीसेट का। अभी 23 से आप देख सकते हो ग्राफ थोड़ा हार्डर डिफिकल्ट साइड पे गया है। 23 का तो पेपर एक्सेप्शनल ही था, वो हम साइड में ही रखते हैं। पर कॉम्प्रहेंशन में मैं एक बताना चाहूँगा आपको कि वो लॉजिकल रीडिंग और मेन आइडिया जो है वो ढूंढने की जो ट्रिक है, वही है कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, आप पीवाईक्यूज भी अगर देखोगे,
कॉम्प्रहेंशन की, उसका लोड नहीं लेना है आपको। अभी आपने देखे होंगे कि अराउंड 27 क्वेश्चंस कुछ आते हैं, 27 प्लस माइनस 2 3 हम कह सकते हैं कॉम्प्रहेंशन के। तो उसमें यह है कि देखो, आप मैंने भी देखे 4-5 ऐसे रहेंगे, वो एक्सेप्शनल रहेंगे कॉम्प्रहेंशन, ठीक है? तो वो सॉल्व नहीं करने, वो स्किप करने। वो टफ रहेंगे, उसका मीनिंग समझेगा नहीं, छोटे दिखते हैं, कुछ नहीं समझता, लेकिन वो छोड़ दो ना। 80 क्वेश्चंस में से कितने करने हैं हमें? कितने करने हैं? 30 प्लस भी अगर आपने करेक्ट कर लिया तो आप तो आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है? 40 किए तो फिर कंफर्टेबल है, ठीक है? तो हम स्किप भी कर सकते हैं क्वेश्चन। पर कॉम्प्रहेंशन में जो भी बचे क्वेश्चन है, 20-22 जो भी है, उसमें आपको ये देखना है कि आप वो आइडिया जो है, जो पैराग्राफ है, उसका मेन थीम क्या है, कि जो भी वो पैराग्राफ होगा, उसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। स्टार्टिंग से ऐसा उसको पढ़ो, ऐसा मत सोचो कि एग्जाम हॉल में है, प्रीलिम्स दे रहे हैं, टफ पेपर है, कंपटीशन है, वो सब रहने दो। एक वन पैसेज एट ए टाइम, वो पैसेज लिया, आराम से उसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो और उसका मीनिंग क्या है वो जानने की कोशिश करो, कि जो भी ऑथर है वो लिख रहा है वो क्या कहना चाह रहा है। और बहुत सी बार आपने देखा होगा कि सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे ही आते हैं, पॉवर्टी, हंगर, फूड, उस पे ही आपने देखा होगा, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, वाटर सिक्योरिटी, इन चीज़ों पे ही मोस्टली बहुत से पैसेज होते हैं। तो देखो कि वो क्या कहना चाहता है। और एक अगर आप नॉर्मल माइंड से भी सोचोगे, जो एक प्रैक्टिकल रियल बैलेंस्ड माइंड जो है, वही आपको वो बता देगा कि चार में से कौन सा ऑप्शन सबसे क्लोज है, ठीक है? तो वो आराम से हो जाता है। और अगर मैं इसको बोलूँगा प्रिपेयर करने के, कैसा प्रिपेयर करना है, तो बेस्ट ये रहेगा, आप न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो रोज़, उसको जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो आप वैसे भी देखते हो कि पढ़ने के लिए अगर नहीं पढ़ते हो, मीनिंग के लिए पढ़ते हो, ठीक है? कोई भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, पढ़ते समय देखो कि ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, व्हाट्स द क्रक्स ऑफ दिस पैसेज, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दिस पैसेज टू योर फ्रेंड इन 1 or 2 सेंटेंस, हाउ यू वुड एक्सप्लेन इट। बस वो जो 1-2 सेंटेंस रहेंगे वही आपका क्रक्स रहेगा, वही आगे जाके क्रक्स बनने वाला है पैसेज का। पैसेज इज द इजिएस्ट थिंग। और अगर आपको उसमें भी वीक लग रहा है तो उसका भी आप टेंशन मत लो, 27 में से आपको 20 पैसेज तो एकदम हलवा होंगे, कोई उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं बताऊंगा कि अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी, उसमें हम बताएंगे कि कौन से स्किप करने हैं, क्या सिलेक्ट करना है, वो आगे देखेंगे। लेकिन कॉम्प्रहेंशन को प्रिपेयर करने का यही है, ज़्यादा कुछ ये देखो मत, लेक्चर वेक्चर मत देखो कि विदाउट रीडिंग पैसेज ही मैंने कॉम्प्रहेंशन सॉल्व किए, जो भी है रिलैक्स, बहुत टाइम है, आराम से होता है, शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है कि बिना पैसेज पढ़े, वो है ना कि ऑप्शन से ही सॉल्व करते, होता है। पर मैं सजेस्ट करूंगा, क्यों करना है आपको इतना भी शॉर्टकट, क्यों चाहिए? ना ही टॉप करना है, ना ही आपको आधा घंटा है, सफिशिएंट टाइम, मोर देन सफिशिएंट टाइम टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, सी सेट होता है अपने पास, ठीक है? तो ये एक हो गया कॉम्प्रहेंशन का, न्यूज़पेपर से करो, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी बेसिक मैथ्स है, ठीक है? बेसिक मैथ्स से ना ही आपको एक कोई इंटीग्रेशन या जो भी चीज़ें होती है एडवांस लेवल का नहीं है, बेसिक मैथ से फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बहुत से अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस, डिफ़िकल्टी लेवल 1 2 3 4 5 करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिपीटेटिव थीम्स है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से रिपीटेटिव थीम्स है, उसमें से ही आपको करना है, ठीक है? तो एक कोई रूल बुक है, शॉर्टकट है, थ्योरी की बुक है, ये बुक वो बुक मत करो, ठीक है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स आपको पता है, सिलेबस कोई भी आपको नेट पे उस सिलेबस के चैप्टर्स मिल जाएंगे, उसमें आप देखो, हर एक चैप्टर का एक एक लेक्चर भी आप, हर एक चैप्टर का आप लेक्चर देखो, एक दिन में एक चैप्टर आराम से खत्म हो सकता है, 2 दिन लेना है 2 दिन लो, एक बार सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, जो भी है परसेंटेज है उसका, लेक्चर्स में जो भी कॉन्सेप्ट रहेगी उतना आप नोट्स बना लो, बाद में वही नोट्स रिवाइज करो, हर टीचर आपको सेम ही बताएगा। और ट्रिक्स और जो भी शॉर्टकट्स है उसके पीछे मत ये करो कि ऐसे फॉर्मूला परसेंटेज है तो ये रेडीमेड, ये रेडीमेड, उतना हमें क्वेश्चन ही नहीं आते,
उतनी डिफिकल्टी है ही नहीं, कैट लेवल कुछ क्वेश्चन है, 80 में से 10 12 15 क्वेश्चन होंगे जो कैट लेवल है, पर उसको क्यों टारगेट कर रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट? उसको टारगेट करते हैं कि ये क्वेश्चंस कैट लेवल के हैं और फिर कोचिंग ले लो हमारी। मत करो, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। 80 में से 20 क्वेश्चंस कैट लेवल के, उसमें से भी और 10-15 छोड़ दो, 50 क्वेश्चंस भी अगर आपने किए तो कहाँ जाओगे आप? ठीक है, एक्यूरेसी तो वो होगी, वैसे एक दो जाएंगे, कहाँ से रॉन्ग हो सकते हैं? कॉम्प्रहेंशन में। ठीक है, बाकी तो आएंगे ही करेक्ट। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी वही है, बेसिक मैथ रहेगा, ज़्यादा फॉर्मूले मत करो, शॉर्टकट मत करो, ट्रिक्स मत करो, इसका ये करना है, इसका वो करना है, ये सब 5 चीज़ें हैं, ट्रिक्स, ये फॉर्मूला, इतना याद करो, कोई ज़रूरत नहीं। इतना याद करोगे और लोड बढ़ेगा। यूपीएससी इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही है कि याद करना है आपको ये फॉर्मूले को। बेसिक क्या आपको एप्टीट्यूड वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसके लिए लगेगा कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर तब होगा जब आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान दोगे, ना कि फॉर्मूला हम रिवाइज करेंगे ये वो। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विथ प्रैक्टिस। तो दो स्टेजेस है इसमें। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझनी है, कोई भी चैप्टर ले लो, कॉन्सेप्ट पहले समझो उसकी, उसके बाद आएगा प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और सबसे पहले मैं तो बोलूँगा कि जो पीवाईक्यू है वही आपको सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करो उस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो भी पीवाईक्यूज आए हैं 10 साल में उतने सॉल्व करो, हो गया, उसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उसमें से हो जाएगा आराम से। थर्ड इज रीजनिंग। रीजनिंग में मैं बताऊंगा, उसमें भी सेम है, रीजनिंग एप्टीट्यूड ये दोनों चीज़ें सेम है। जो भी कॉन्सेप्ट है, क्लॉक की कॉन्सेप्ट है, कैलेंडर की कॉन्सेप्ट है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, कैलेंडर में आपको देखना है वीक्स, डेज, वो जो भी है, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, उतना आपको करना है बस। फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जितने भी टाइप से आप सॉल्व करो। एक बार आपको समझ गया कि कैलेंडर की कॉन्सेप्ट ये है, क्लॉक की कॉन्सेप्ट ये है, बस प्रैक्टिस करो। आधे घंटे में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आधा एक घंटा भी दिया आपने तो। ठीक है, पीवाईक्यूज करो, मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीटेटिव हो रहे, याद हो गए, तो फिर प्रैक्टिस के तो बहुत ही क्वेश्चन है नेट पे। ठीक है, ये हो गया अपना। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी कॉम्प्रहेंशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि करना कैसे है। ये कुछ उसके टिप्स या हम कह सकते हैं बुलेट पॉइंट्स है, वो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले है कि मैंने बोला कि लॉजिकल रीडिंग। कॉम्प्रहेंशन इज लॉजिकल रीडिंग। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें लॉजिक क्या है, चैप्टर वो कॉम्प्रहेंशन पैसेज में क्या लॉजिक है, वही तो आपको देखना है। तो वो आप फर्स्ट इसमें से ही देखो कि वो क्या मेन थीम है, हम हमें समझ आती है। तो मैं आगे डिस्कस भी करूँगा, अगर आपको चाहिए तो हम पैसेज ही डिस्कस कर लेंगे। एक में पैसेज करते हैं, हर एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये पैसेज है पर्टिकुलर तो क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, कौन से एरिया पे फोकस देना है पढ़ते वक्त। लॉजिकल रीडिंग है, रीड एक्टिवली टू अंडरस्टैंड द ऑथर्स इंटेंट। ठीक है, नॉट जस्ट वर्ड्स ऑन पेपर। मैंने बताया आपको कि मीनिंग, उसका इंटेंट क्या है, मीनिंग। मोस्टली क्या होता है, मैंने देखा है कि हम ऐसा, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि वो पढ़ते हैं और ऐसा देखते हैं कि यार इसमें से क्या है क्वेश्चन में जो मैच हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन में क्या मैच हो रहा है, और उसी के कुछ तो, वो जो गलत स्ट्रैटेजी। आप ऐसे सोचो ना कि इसमें इसका मुझे मीनिंग, एक लाइन में मीनिंग देखना है, क्या एक फॉरवर्ड लुकिंग जो बैलेंस, जो यूपीएससी को लगता है एक्सट्रीम नहीं चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग, बैलेंस्ड, और जो एक सॉल्यूशन हो सकता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। बस ये कुछ चीजें आप याद रखो, प्रैक्टिकल, बैलेंस्ड, फॉरवर्ड लुकिंग, बस इतना ही देखना है। फोकस ऑन मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज। ओके, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, ये मैंने आपको बताया है। और सिंप्लिसिटी विंस, वो तो है द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन। ज़्यादा अगर आप देखोगे कि यार इसमें तो ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, क्या ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, नहीं। ठीक है, मैं एक बात आपको यहाँ पे बताऊंगा, कॉम्प्रहेंशन में मोस्टली बहुत सी जगह ऐसे होता है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शंस तो आप आराम से निकाल सकते हो कि वो तो होंगे ही नहीं। ठीक है, कभी कभी, वो भी नॉट इन ऑल द केसेस, ओनली इन सम केसेस, 2 में से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो उसमें आपको देखना है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल जो है, सिंपल प्रैक्टिकल जो भी रहेगा ना ऑप्शन, वही मोस्टली करेक्ट रहेगा। और ये पैटर्न भी आप देख सकते हो पीवाईक्यूज से। मैं हर बार बताता हूँ बच्चों को जो भी कांटेक्ट करते हैं कि पीवाईक्यूज
अगर आप करोगे पैसेज के लिए भी, तो आपको अब देखो कि यार मैंने ये किया, आप पहले मार्क कर लो, फिर देखो यूपीएससी के आंसर की। प्राइवेट कोचिंग के आंसर की मत देखना, यूपीएससी की ही आंसर की देखो और उन्होंने क्या आंसर दिए हैं। ठीक है, आपके आंसर मैच हो गए तो आपकी थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ यूपीएससी इट्स करेक्ट। अगर नहीं हो रहे तो देखो व्हाट वाज योर थॉट एंड व्हाट्स द करेक्ट आंसर एंड व्हाई डिड यू मेक दैट मिस्टेक। तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन ओरिएंट होता जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कोचिंग के भी आपको पैसेज सॉल्व नहीं करने, ये मैं आपको अभी बोलते रहा हूँ। आपको ये याद रखना है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको करने हैं तो आप यूपीएससी के ही करो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग में देखो, आपने देखा होगा यूपीएससी के ना मीनिंग होती है, कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है पैसेज में। प्राइवेट कोचिंग को क्या है, टू मेक दैट पैसेज डिफिकल्ट दे आर मेकिंग इट वेग and it makes you feel underconfident. So I would suggest solve the PYQs of UPSC at least for passage. For comprehension, for aptitude and reasoning, you can do any coaching institute's question for practice. But for comprehension, I would insist to do UPSC का questions. Okay. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं। लॉजिक ओवर फॉर्मूलाज, लॉजिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फॉर्मूलाज के एक नॉर्मल रखो, नॉर्मल जो आपको याद नहीं हो रहे या जो आपको लगता है कि उस पर क्वेश्चंस आएंगे। हर चैप्टर के 50 फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर ऐसा आया तो ये करो, वैसा आया तो वो करो, वो मत लिखवा। बेसिक जो है, एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला है, टोटल सम अपॉन टोटल एक्स या जो भी है, उतना ही बेसिक फॉर्मूला। हर वैरायटी के, हर क्वेश्चन के, हर वैरायटी के फॉर्मूले मत लिखो, इतना आप कैसे याद रखो, और उसकी ज़रूरत भी नहीं। एक या दो क्वेश्चन आएंगे एवरेज के। ठीक है, लॉजिक ओवर फॉर्मूला। नेक्स्ट एक स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है या किसी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, ठीक है, तो उसको स्किप करो। स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन मतलब क्या है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको टफ जाती है, या कोई उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्ट्रेंथ है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसमें से कोई क्वेश्चन है पर वो वहां पे आपको फर्स्ट इंस्टेंट में नहीं सॉल्व हुआ ना, स्किप करो। ईगो पे मत लो, और ये मत सोचो कि अब ठीक है टाइम दिया है तो नहीं, अगर नहीं हुआ छोड़ दो, नेक्स्ट। ठीक है, ये बोनस टिप है सीसेट के लिए। लर्न द आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चन इन सीसेट। 80 में से 80 करने ही नहीं है, ना ही आपको ईगो पे लेना है, ना ही ये सोचना है कि ये करूँगा ही, ये तो मैंने पढ़ा है यार, इसके लिए मैंने 1 महीना दिया था, ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, इसके लिए मैंने इतने लेक्चर्स देखे, इतनी प्रैक्टिस की और यहाँ पे नहीं हो रहा है। मत करो, छोड़ दो, डजंट मैटर। मैं मेरे एग्जांपल बताऊंगा आपको। मुझे प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये मेरे लिए बहुत ट्रिकी है, मुझे आज तक नहीं समझा। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझे समझा ही नहीं, और मैंने, आप देखो पेपर में भी, मैंने एक भी पेपर में उसका, अगर वहाँ पे सॉल्व हुआ तो हुआ, लेकिन मैंने ऐसे किया ही नहीं। मोस्टली मैंने वो क्वेश्चन स्किप ही किए, मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था, और मैं वहाँ पे भी नहीं देखता था, लेकिन उससे भी हो गया। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्किप करो, लेकिन आप देखो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, ना ही ड्यूरिंग द प्रिपरेशन नॉर ड्यूरिंग योर एग्जाम। ठीक है, तो स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर हो रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। बाद में देख सकते हैं ना, सेकेंड राउंड में देख सकते हो, थर्ड राउंड में देख सकते हो। फर्स्ट राउंड में अगर वहां पे 10 मिनट लगा लिए तो बाकी के 4 क्वेश्चन का टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि इजी हो सकते थे। ट्राई करने का आया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट। ठीक है, स्टिक टू बेसिक मैथ, मैंने बताया बेसिक, और मेंटेन शॉर्टकट नोट्स। शॉर्टकट नोट्स नहीं है ये, शॉर्ट नोट्स है, वो भी रिगार्डिंग टू फॉर्मूला, वो भी जितना बेसिक रिक्वायर्ड है उतना ही। जो भी एक चैप्टर के 2-3 जो कुछ चीज़ें हो गई, या रीजनिंग के कुछ अगर आपको चाहिए तो उतना आप कर सकते हो। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो गया, कॉम्प्रहेंशन मैंने बताया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जो रिपीटेटिव थीम्स है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है नंबर सिस्टम।
इसको आपको टारगेट करना है। नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम में तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो आपको करना ही है। सीरीज में हो गए या जो भी चीज़ें आती है नंबर सिस्टम से, वो आपको करनी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये जो है मैंने आपको बताई, वो सब आपको फोकस रखना है। एंड एडिशनली 2 चैप्टर्स है जो बहुत से लोगों को ट्रिकी लगते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं, मुझे भी लगते थे। वो है प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट है, यस। क्वेश्चंस आते हैं, यस। लेकिन ट्रिकी है, यस। तो सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, इट्स योर चॉइस, बट दीज आर द रिपीटेटिव थीम्स, इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम अभी रीजनिंग को देखते हैं। रीजनिंग इज ऑल अबाउट पैटर्न्स एंड प्रिसीजन। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉमन पैटर्न्स, एक्यूरेसी बिफोर स्पीड। एक्यूरेसी बिफोर स्पीड, जल्दबाजी नहीं करनी, ये तो मैंने किया ही था, आपने देखा होगा रीजनिंग में ऐसे बहुत से बार हो जाता है। कैलेंडर का ये था, लेकिन मंडे क्वेश्चन, मंडे आंसर था, संडे मार्क करके आए या ट्यूसडे करके आए। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना है। आपने देखा होगा कुछ करेंसी नोट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, एकदम फास्ट करने जाते हो तो वो ट्रिकी हो जाता है। आराम से करना है, वहाँ पे पैनिक नहीं होना है। मैंने मेरे एक दोस्त की मैं आप यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जीएस उसका अच्छा हुआ था, लेकिन सीसेट उसका 2 बार नहीं हुआ था। थर्ड टाइम वो इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था, तो एग्जाम हॉल में ही पैनिक हो गया। सिर्फ देख रहा था इधर उधर कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये करूँ वो करूँ ये करूँ, ये तो आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर देखा कॉम्प्रहेंशन उस साल टफ आया था, तो एप्टीट्यूड सॉल्व करते रह गया, और एंड में आधे घंटे में देखा तो 17-18 क्वेश्चन कुछ सॉल्व हुए थे। वहाँ पे काउंट करने लगा और पैनिक हो गया। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, आराम से काम रहना है, और एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, not only speed. You only have to mark limited number of questions, focus on accuracy, focus on your strong areas. Hmm? Skip time consuming questions. It's the golden rule. Hmm? It's the golden rule for CSAT. Skip time consuming questions in all the sections, in all the paper. मैं हर बार बताता हूँ, इट्स द आर्ट ऑफ स्किपिंग सीसैट। जितना आप फास्ट रहोगे, क्विक रहोगे in skipping the questions, in understanding the questions which you have to solve, in finding them. ठीक है, आपने देखा होगा 23 का पेपर डिफिकल्ट था, यस, लेकिन उसमें भी आपको 40 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे जो कि आपको क्लियर करवाएंगे सीसेट। लेकिन हम क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन के बाद जो एक टफ क्वेश्चन आता है उसको ही हम याद रखते हैं, उसको ही ध्यान रखते हैं और बोलते हैं कि यार बहुत टफ पेपर था। टफ था, आई डोंट डिनाई इट, बट यू कुड हैव एंड यू कैन इजीली क्वालिफाई दैट पेपर, ओके। लेकिन स्किप करना आना चाहिए। देखना है ये क्वेश्चन लिया आपने, सॉल्व हो रहा है, किया, डन। देखना है नहीं हो रहा है, स्किप। देखते हैं, आगे देखते हैं, लेकिन आगे के इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आगे वाले क्वेश्चन भी तो रह जाएंगे ना। ठीक है, तो जल्द जल्द आपको देखना है कि हो रहा है तो आराम से सॉल्व करना है, नहीं हो रहा है तो जल्दी स्किप करना है, सोचते नहीं बैठना है। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ होगा कि जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, उस पर तो ध्यान ही मत दो, तो क्वेश्चन ही मत पढ़ो, क्योंकि वहां पे तो कुछ आप इन्वेंट नहीं करने वाले हो। हम्म, अगर कुछ लॉजिक लगने वाला है तो वो सेकेंड थर्ड राउंड में लग जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं। पहले जो अपने लो हैंगिंग फ्रूट्स है उसको तो कैच करो। ठीक है, तो हो गया रीजनिंग का भी। वही है, पैटर्न्स, प्रिसीजन, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जो भी कॉन्सेप्ट है एक बार समझ लेनी है, जो भी क्लॉक वॉक सीरीज वो भी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो नैक है, एप्टीट्यूड है, वो डेवलप हो जाएगा। अभी हम सीसाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं सीसेट में इजी क्वेश्चंस होते हैं, 30% क्वेश्चंस जो है वो इजी रहेंगे। ठीक है, मॉडरेट जो है वो 50% होते हैं। 50% ऑफ क्वेश्चंस आर मॉडरेट एंड डिफिकल्ट दे आर ओनली 20%। ओके, दैट इज ओनली 16 क्वेश्चन, 16 to 17 to 18, दिस क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, उसको स्किप करना है आपको। ठीक है, इन बचे हुए में से तो आपका आराम से हो जाएगा ना क्वालिफाई। सी सेट होगा क्या, नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा क्वालिफाई। ठीक है, इजी और मॉड इजी तो सब करने हैं, उसमें गलती नहीं करनी है,
जो भी हम सिली मिस्टेक उसमें नहीं करना है, इजी में तो सब करने हैं, मॉडरेट में फिर यू कैन पिक एंड चूज इन द मॉडरेट, आराम से वो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या बाकी अभी, स्ट्रैटेजिक स्कीपिंग तो मैंने बता ही दिया, 66 उतना ही हमें टारगेट करना है। 2 राउंड अप्रोच, 2 या 3 राउंड अप्रोच भी आप कह सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो पेपर, आई वुड सजेस्ट आप फर्स्ट से ही स्टार्ट करो। ठीक है, वो कॉम्प्रिहेंशन रहेगा तो भी चलेगा, क्वांट रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको बैलेंस तो मेंटेन करना ही है। ये मत सोच के जाना कि मैं सिर्फ क्वांट करूंगा, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करूंगा, ये मत सोच के जाओ। ठीक है, ओपन रहो, बैलेंस रखो अप्रोच को, जो भी आएगा, जैसा भी पेपर आएगा, वहाँ पे अडेप्ट करना सीखो। ये आपको पूरे एग्जाम के दौरान एडेप्टेबिलिटी अप्लाई करनी ही करनी है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रहो, मैं सिर्फ ये करूँगा ये नहीं करूँगा ऐसा मत रखो, सब करके जाओ, बैलेंस में रहो, आराम से फिर अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से आपको देखना है, जो भी आपको ऐसे रहेंगे, पैसेज भी हो सकता है, पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा ये होने वाला है नहीं होने वाला है। जैसे ही आपको लग रहा है कि ये अपने एरिया में है, फुल टॉस है, मार दो 6। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन है, कोई फर्स्ट से स्टार्ट करो, देखो सॉल्व हो रहा है किया, नहीं हो रहा है स्किप, फिर वैसे आपको करते जाना है करते जाना है। आपका आराम से आप मेरे जैसे मेरे केस में आप बता सकता हूँ कि 1 आवर एंड 10 मिनट्स के अंदर मेरा ये फर्स्ट राउंड हो जाता था, जिसमें मेरे ऑल 30 प्लस क्वेश्चंस तो हो जाते थे इस राउंड में, जो भी इजी या कुछ मुझे लगा ये कॉन्सेप्ट में से है, ये मैंने किया हुआ है, उसमें से ये पीवाईक्यू का पैटर्न है उस टाइप का है, ऐसे करते हुए फर्स्ट राउंड में इतने क्वेश्चंस तो हो जाते हैं। फिर आना है आपको सेकेंड राउंड में, फिर देखना है जो ट्रिकी, जो कोई बड़ा पैसेज था, बड़े पैसेज भी होते वो भी मैं छोड़ देता था, फिर वो मैं सॉल्व करता था सेकेंड राउंड में। उसमें मुझे 10-15 क्वेश्चंस मिल जाते थे, ऐसे 45 तो मैं 2 राउंड मिल के जाता था, फिर मुझे और 15 मिनट बचते थे मेरे पास। तो उसमें फिर मैं देखता था जहाँ पे मैं मेरा दिमाग लगा सकता हूँ, ज़्यादा कैलकुलेशन है, या वहाँ पे कुछ अगर इक्का दुक्का अगर लग गया थोड़ा इधर उधर का, कोई भी प्रोबेबिलिटी वैसे क्वेश्चंस परम्यूटेशन के, क्योंकि मुझे उतना तो वो होता नहीं था, लेकिन कुछ तो ऊपर नीचे करके फिर अगर ऑप्शन में मिल गया तो वो मैं मार्क कर देता था, रिस्क तो उतना ले लेते थे। ऐसे मैं 48 to 50 के अराउंड अटेम्प्ट करता था। 2 या 3 राउंड आप आपके हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, कामनेस ओवर पैनिक, अगेन द इम्पोर्टेंट, आपको काम रहना है, पैनिक नहीं होना है, आजू बाजू आपको देखना नहीं है कि क्या सिचुएशन है, टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ आएगा, नॉर्मल है। 80 क्वेश्चन में से आपको देखो कि मुझे कौन से 40 दे ढूंढने हैं। ठीक है, ये उसकी ही आर्ट है। 80 में से आपको ढूंढने हैं कि कौन से 40 क्वेश्चन में करूंगा और कौन से मुझे क्लियर करवाने वाले। ठीक है, ये हो गया, ये सब मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले मैंने बताया कि एग्जाम का कैसे रहने वाला है पैटर्न, तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, प्रिपेयर कैसे करनी है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्टीट्यूड, रीजनिंग कैसे है। मैं पर्सनली बता सकता हूँ आपको, आईएएस सेतु के लेक्चर्स मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि अच्छे हैं, और मैंने शायद उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, लेकिन उनके लेक्चर्स आप देख सकते हो इफ़ यू वांट एंड यू कैन वॉच। अगर आपने कुछ देख लिया होगा तो भी नहीं मैटर करता, आप कोई भी एक लेक्चर देखो, अगर नहीं देखने तो आप नोट्स में भी अगर आपको समझ रहा है तो उतना भी काफ़ी है। ठीक है, एक बार कोई भी चैप्टर की कॉन्सेप्ट कर लो, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आफ्टर पीवाईक्यूज यू कैन चूज एनी टाइप ऑफ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्वेश्चंस, देयर बुकलेट, एंड यू कैन प्रैक्टिस दैट। तो आई होप सी सेट का आपका सब क्लियर हो गया होगा। अभी इसके आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे में, आई विश। और जो भी ये चीज़ें थी वो इम्पोर्टेंट रहे होंगे आपको। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, रीजनिंग में जो भी रिपीटेटिव थीम्स है उस जो आप फोकस कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लॉक के क्वेश्चंस, डायरेक्शन के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो आप लाइक करो वीडियो को, यू कैन कमेंट योर थॉट्स, और यू कैन कमेंट योर डाउट्स एज वेल, यू कैन कॉन्टैक्ट me on the number which is given below, and join the telegram channel for latest updates and regarding preparation strategy.
तो सीसैट के बारे में अभी अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, and see you in the next one. Thank you.